नमस्ते बच्चों। आज के पहले मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक से तीसरा अध्याय अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पढ़ा रही थी, जिसका कि कुछ भाग शेष रह गया था। तो आज मैं शेष भाग की पढ़ाई शुरू करती हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। सन 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष पंडित जगत नारायण मुल्ला के विरुद्ध जाकर पूरे लखनऊ शहर में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की शोभा यात्रा निकाली। क्या कहते हैं? 1916 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष यानी स्वागत के लिए जो अध्यक्ष थे पंडित जगत नारायण मुल्ला के, उनके विरुद्ध पूरे लखनऊ शहर में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की शोभा यात्रा निकाली गई। इससे सभी नवयुवकों का ध्यान बिस्मिल की कार्य पद्धति व दृढ़ता पर गया। यहीं पर उनका परिचय केशव बलिराम हेडगेवार से हुआ। वे केशव चक्रवर्ती के छद्म नाम से रहते थे, यानी बदले हुए, छद्म मतलब बदला हुआ नाम से रहते थे। यहीं पर सिद्ध गोपाल शुक्ल से मिलकर इन्होंने अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास पुस्तक का प्रकाशन कराया। किस पुस्तक का? तो अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास पुस्तक का प्रकाशन कराया। अब देखिए, ज्यों ही अंग्रेज सरकार ने पुस्तक को छपने के बारे में सुना, त्यों ही उसे जब्त कर लिया, यानी छपने के साथ उसको जब्त कर लिया। सन 1918 में देशवासियों के नाम संदेश का पर्चा छपवाया और उसे अपनी प्रसिद्ध कविता मैनपुरी प्रतिज्ञा के साथ पूरे अंचल में प्रसारित किया। अब क्या करते हैं कि 1918 ईस्वी में ये देशवासियों के नाम से एक संदेश का पर्चा छपवाते हैं और अपनी प्रसिद्ध कविता मैनपुरी प्रतिज्ञा के साथ पूरे अंचल में इसको फैला देते हैं। उस पर्चा को प्रसारित करना मतलब फैलाना। 1918 में ही दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने अपना संदेश साहित्य व पर्चा बेचना आरंभ किया। तभी अंग्रेज पुलिस वहाँ पर आ गई। जब ये पर्चा बेच रहे थे और अपना संदेश साहित्य सब जगह आरंभ कर रहे थे, तब क्या करता है अंग्रेज कि अंग्रेज पुलिस वहाँ पर आ जाती है और क्या करती है, सो देखिए, बिस्मिल पुलिस को चकमा देकर यमुना में कूद गए। तब क्या करते हैं बिस्मिल कि पुलिस की आंख बचा करके कहाँ कूद गए? यमुना में कूद गए और काफ़ी देर तक पानी के अंदर तैरते हुए यमुना पार कर वर्तमान नोएडा के जंगलों में निकले। तो यमुना में तैरते हुए उसको पार किए और कहाँ जा कर के निकले? तो नोएडा में। इस निर्जन स्थान पर वे काफ़ी दिनों तक रहे। कहते हैं कि उस समय वह जगह जो था सो बिल्कुल सुनसान था। वहाँ ये बहुत दिनों तक रहे। यहाँ पर आजकल सरकार ने अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उद्यान बनाया है। अभी की जो सरकार है वह इस जगह पर इनके नाम से एक उद्यान बनाया है। बिस्मिल की आत्मकथा से पता चलता है कि यहीं के एक छोटे से गांव में गुजरों की गाय भैंस चराते हुए उन्होंने अपना क्रांतिकारी उपन्यास बाल सेविकों की करतूत लिखा। अब बिस्मिल जी अपनी आत्मकथा में लिखे हैं कि वे गुजरों की गाय भैंस चराया करते थे और उसी क्रम में उन्होंने क्रांतिकारी उपन्यास भी लिखा जिसका नाम था बाल सेविकों की करतूत। यहीं पर उन्होंने कई पुस्तकों का अनुवाद किया। उनकी एक खासियत थी कि वे एक स्थान पर ज़्यादा समय तक टिक कर नहीं रहते थे। उनकी विशेषता क्या थी कि वे एक स्थान पर कहीं बहुत दिनों तक नहीं टिकते थे, नहीं रहते थे। अपनी आत्मकथा में वे बताते हैं कि रामपुर जागीर में अपनी बहन के यहाँ 2 साल तक रहे, लेकिन वे भी उन्हें नहीं पहचान पाई। कहते हैं कि ये कहीं भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहते थे और बेस बदल बदल करके ये रहते थे। इसीलिए तो रामपुर अपनी बहन के यहाँ जब ये रहे 2 साल तक, तो इनकी बहन भी इन्हें पहचान नहीं पाई। रामपुर जागीर से वे आगरा और ग्वालियर होते हुए अपने पैतृक गांव बड़बई, रामपुर जागीर से वे आगरा चले आए और वहाँ से ग्वालियर होते हुए कहाँ पहुँचे? पैतृक गांव बड़बई, जो कि मुरैना मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। गांव का नाम है मुरैना। वहाँ पहुँच गए। यहाँ पर भी वे किसान के भेष में रहे। यहाँ वे किसान के वेश में रहने लगे। यहीं पर उन्होंने रूसी क्रांति की महान माता नामक पुस्तक का अनुवाद कैथराइन के नाम से प्रकाशित करवाया।
यहाँ क्या किए हुए रहते थे किसान के वेश में, लेकिन रूसी क्रांति की महान माता नाम से पुस्तक का अनुवाद कैथराइन के नाम से प्रकाशित करवाया। अपने इस भागम भाग के समय को वे पलायनावस्था कहते थे। इस भागदौड़ की जिंदगी को ये क्या कहते थे? पलायनावस्था। पलायन करने का मतलब होता है भागना। तो भागदौड़ की अवस्था जो थी, भागदौड़ का जो समय था, इसीलिए उसको पलायनावस्था कहते थे। इसी पलायनावस्था में सुशील माला, श्रृंखला के अंतर्मन, मन की लहर, कविता संग्रह, कैथराइन वस्कोव्स्की की संक्षिप्त जीवनी, स्वदेशी रंग आदि प्रकाशित करवाए। 1920 के कोलकाता अधिवेशन में उनकी भेंट लाला लाजपत राय से हुई। वे उनकी लेखन क्षमता व पुस्तकों से बहुत प्रसन्न हुए। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया गया। कहते हैं कि 1920 ईस्वी में एक अधिवेशन में उनकी मुलाकात लाला लाजपत राय से हुई। उनकी लेखन क्षमता से वे बहुत प्रभावित हुए और 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया गया। यहीं से असहयोग आंदोलन के लिए गांधी जी को मनाया गया। इससे पूरे देश में वे काफ़ी लोकप्रिय हो गए। 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने बिना किसी से विचार विमर्श किए असहयोग आंदोलन क्या कहते हैं कि अब कहते हैं कि 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड होने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बिना विचार विमर्श किए स्थगित कर दिया। नाराज बिस्मिल ने कांग्रेस छोड़ दी और हिंदुस्तान रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन का गठन किया। इससे क्या हुआ कि बिस्मिल जी जो थे वे नाराज हो गए और नाराज होने के बाद उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस की पार्टी को छोड़ दिए और किसका गठन किया? तो हिंदुस्तान रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन। कई क्रांतिकारी संगठनों से मिलकर क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। तो देश में उस समय जो जो क्रांतिकारी संगठन थे उन सबों से मिलकर के इन्होंने क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। 1 जनवरी 1925 को एक पर्चा दी रिवोल्यूशनरी विजय कुमार के छद्म नाम से छपवाया और पूरे हिंदुस्तान के प्रमुख स्थानों पर बंटवाया। इससे अंग्रेज सरकार उन्हें खोजने लगी। अब बिस्मिल जी क्या करते हैं कि 1925 ईस्वी में एक पर्चा फिर छपवाते हैं और पूरे हिंदुस्तान के प्रमुख जगहों में बंटवा देते हैं, जिससे कि अंग्रेज उनको खोजने लगती है। पर्चों को बांटने के लिए ले जाते समय सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी पकड़े गए। जिस समय पर्चा ले जाया जा रहा था उस समय सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र जी पकड़े गए। इससे बंगाल के क्रांतिकारियों की जिम्मेदारी भी बिस्मिल के कंधों पर आ गई। अब क्या हुआ कि बंगाल के जो क्रांतिकारी थे उनकी जिम्मेदारी भी बिस्मिल के कंधे पर आ गए। क्रांतिकारी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु शाहजहांपुर में उनके घर पर 7 अगस्त 1925 को एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। अब क्रांतिकारी कार्य के लिए धन की आवश्यकता थी, तो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या किया गया? तो शाहजहांपुर में उनके जो घर थे वहाँ 7 अगस्त 1925 को एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। लखनऊ से पहले काकोरी स्टेशन से कुछ आगे जाकर ट्रेन की चैन खींची और गार्ड के डिब्बे में मौजूद खजाना लूटकर फरार हो गए। अब क्या किए कि चैन खींचकर यानी ट्रेन को रोका गया और उसके बाद गार्ड के डिब्बे में जो खजाना था उसको लूट लिया गया। अंग्रेज सरकार ने इस लूट कांड में शामिल क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। अब अंग्रेज सरकार जो है सो इस लूट कांड के अपराधी जो हैं उनको पकड़ने के लिए कोशिशें करने लगा। 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल के साथ पूरे देश के 14 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाया गया। अब बिस्मिल पर मुकदमा चलाया गया, उनके साथ ही 14 और लोगों पर मुकदमा चलाया गया। 6 अप्रैल 1927 को विशेष स्पेशल जज हैमिल्टन ने काकोरी ट्रेन डकैती को असाधारण मानते हुए फांसी की सज़ा सुनाई।
अब देखिए क्या होता है कि इस डकैती को असाधारण मानते हुए क्या किया गया कि अपराधी को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। आज की पढ़ाई मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। शेष भाग अगले दिन पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।